नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। चतुर्भुज का आज पांचवा पार्ट अपन देखते हैं, आयत, वर्ग और पतंग के रूप में। पिछली क्लासेज में हम समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज आदि के बारे में, इनकी संपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज देखते हैं आयत। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए, चतुर्भुज में सभी कोण समकोण होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, वह एक आयत कहलाता है। तो देखो, एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसमें उसके जो चारों कोण है वो समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री के हो, और सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या हो, समांतर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, आमने सामने की जो भुजाएं होती है, जैसे ये आमने सामने की होगी और इधर से आमने सामने की भुजाएं ये होगी। तो यहाँ पर जैसे आकृति दे रखी अपन ने, ये ए बी सी और डी। इसमें देखने से प्रतीत हो रहा है कि शीर्ष ए पर, बी पर, शीर्ष सी पर और शीर्ष डी पर सभी कोण 90 डिग्री के हैं, और इनकी एडी भुजा और बीसी भुजा, सम्मुख भुजा की बात कर रहा है तो एडी भुजा के सामने बीसी भुजा है और ए बी भुजा के सामने डी सी भुजा है। तो ये भुजाओं का युग्म क्या है, बराबर होना चाहिए। तो वह आकृति क्या कहलाती है, एक आयत कहलाती है। आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। अब देखिए, प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज अपन ने पढ़ा था, ये इस टाइप में था। उसकी क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, लेकिन अब कंडीशन क्या लगाती है समांतर चतुर्भुज के अंदर, उसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। अगर इस भुजा को अपन झुकाते हुए समकोण बना दे यहाँ पर, और इसको भी इधर घटाते हुए यहाँ पर समकोण का निर्माण कर दे, तो देखो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो जाती है और प्रत्येक कोण समकोण भी यहाँ पर हो जाता है। तो समांतर चतुर्भुज को जो प्रत्येक कोण है उसका अगर समकोण बना दे तो वह आयत में बदल जाता है। अब इसको देखो, समांतर चतुर्भुज भी अपन कहेंगे। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी है कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं है वो समांतर होती है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह आयत कहलाता है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, केवल इतना सा अंतर है, सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। इसलिए ये कंडीशन ऐड करती है कि ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह आयत कहलाएगा। बाकी की जो कंडीशन है समांतर चतुर्भुज की, वह आयत पर भी लागू होती है। तो देखिए आगे, अब इसके अंदर जो बातें मैंने बताई आपको मोटी मोटी वो लिख रखी है नीचे। आयत के प्रत्येक अंतः कोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण होता है। तो ये कोण ए बी सी डी चारों 90 डिग्री के हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 डिग्री के। दोनों विकर्ण इसके एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एसी विकर्ण जो है वह बीडी विकर्ण के बराबर होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर यहां पर हम बिंदु O मान लेते हैं, जो विकर्ण के प्रतिच्छेदन बिंदु है उनको अगर अपन O मान ले, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। देखो, दोनों बात बता रहा है, एक तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमने भी ये जान लिया कि AC बराबर BD है, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि यहाँ इनको प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों विकर्ण, जो दोनों विकर्ण है वो चार भागों में डिवाइड हो गए और इसके चारों भाग बराबर होते हैं, इसलिए लिखा है OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि समकोण पर समद्विभाजित करे। अब आयत के अंदर ये कंडीशन लगी हुई है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो समकोण पर समद्विभाजित करे, यानी कि ये कोण 90 डिग्री हो, यह आवश्यक नहीं है। बाकी यह आवश्यक है कि दोनों विकर्ण बराबर होंगे और दो विकर्ण चार भागों में डिवाइड हो जाएंगे, उनकी चारों जो खंड है वो भी बराबर होंगे। आगे देखिएगा, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो इसको अपन AD बराबर BC और AB बराबर DC के रूप में लिख सकते हैं। अगली विशेषता आयत की यह है कि इसका जो प्रत्येक आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं
वह समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो बताइए इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं समांतर होती है या नहीं? यस, आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वह समांतर होती है, यानी कि इनको आगे अनंत तक बढ़ाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वह सदैव एक जैसी रहती है। और अगर आप इधर से इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी इधर इनके जो बीच की दूरी है वो एक जैसी रहती है, यानी कि एक समान रहती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आप अनंत तक बढ़ा लो, इनके बीच की दूरी आपको 3 सेंटीमीटर ही मिलेगी। तो प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आयत के सभी कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं से एक आयत बनता है। देखिए कोणों का समद्विभाजन है, कोण अर्धक है। आयत के अंदर जो 4 कोण ए बी सी और डी शीर्ष पर बन रहे हैं, यदि उन कोणों का हम अर्धक करें, आधा करें, उनका समद्विभाजन करें, कोणों का समद्विभाजन करें, शीर्ष बी पर कोण बी, इसी तरीके से शीर्ष डी पर कोण सी और शीर्ष सी पर कोण सी, इनका अगर हम समद्विभाजन करें, कहने का मतलब है ये ए बटा दो, ये ए बटा दो, इधर से ये बी बटा दो, इधर से बी बटा दो, ये सी बटा दो, ये सी बटा दो, ये डी बटा दो और ये डी बटा दो। और ये जो रेखा है इनको आगे बढ़ाते हैं तो इनके बढ़ाने से देखो यहाँ पर एक ये आकृति मिल रही है, तो वो आकृति भी क्या होती है? एक आयत होती है कोणों के समद्विभाजन से। आयत की आकृति के अंदर उनके कोणों के समद्विभाजन से, उनके प्रतिच्छेदन से एक आकृति प्राप्त होती है, वो आकृति आयत होती है। अच्छी तरीके से याद रखें। अगला है, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये आयत अपने पास ए बी सी डी आयत है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। यहाँ पर इन मध्य बिंदुओं को अगर अपन मिलाते हैं तो अपने को ये देखो काली रेखा से एक आकृति बिंदु मिल रही है। इस आकृति का जो नाम है वह समचतुर्भुज है, यानी कि ये जो आकृति प्राप्त होती है, इस आकृति के जो गुण होते हैं वह समचतुर्भुज के तुल्य होते हैं, उसके समान होते हैं। तो देखिए हमने आयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए वर्ग स्क्वायर समांतर चतुर्भुज में सभी कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग कहलाता है। देखो इसको समांतर चतुर्भुज के नाम से ले रहा हूं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज की आकृति यहां पर दी गई है। तो क्या कह रहा है कि इसके कोण समकोण हो, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं क्या? ये देखिए इसको मैं इस तरीके से बढ़ा देता हूं तो यहां पर ये जो इसके कोण बन रहे हैं वह समकोण हो गए और चारों भुजाएं बराबर, इसकी ये चारों भुजाएं बराबर, तो ये हमें एक वर्ग में बदलती हुई नजर आ रही है। तो समांतर चतुर्भुज में अगर चारों कोण समकोण और चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो वह एक वर्ग कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज में यदि चारों कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह आयत कहलाता है। तो एक तरीके से जो वर्ग और आयत की आकृति अपन ने देखी है वो किससे निकल कर आ रही है? समांतर चतुर्भुज से निकल कर आ रही है। यानी कि समांतर चतुर्भुज है उसके कोण में अपन हेर फेर करते हैं तो हमें आयत और वर्ग प्राप्त होता है। बाकी अपन जनरल रूप में क्या पढ़कर आते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। तो हर तरह की परिभाषा सही है, हमें केवल इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके गुणों के बारे में जानकारी रखनी है। देखिए आगे, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण तथा चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाती है। ये परिभाषा दोबारा रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये आकृति अपने पास देखो दे रखी है ए बी सी डी, इसकी चार भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों बराबर है, चारों भुजाएं बराबर होती है और जो चारों कोण है वह समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण आयत में भी होते हैं, चारों कोण समकोण वर्ग में भी होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर क्या है? आयत के अंदर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि दो दो भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को जो प्रतिच्छेदित करते हैं वो समान रूप से प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि विकर्ण एक तो बराबर होते हैं दोनों और चार बराबर खंडों में बट जाते हैं। दूसरी बात, वर्ग जो होता है
उसका जो विकर्ण है वो वे लंब सम द्विभाजित करते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण जहां प्रतिच्छेदित होते हैं वहां हमें 4 समकोण प्राप्त होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री। तो वर्ग की क्या विशेषता होगी? एक तो वर्ग के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 90 डिग्री होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन आयत के जो विकर्ण है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करें, लेकिन वर्ग के जो विकर्ण है उनके लिए कंडीशन दे रखी है कि वे लंबवत समद्विभाजित करें। अब देखिए आगे कंपैरिजन करके देखते हैं इनकी गुणों को। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। देखिए ये अपनी वर्ग की आकृति है जिसकी विशेषता क्या होती है? चारों कोण समकोण होते हैं और जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके साथ ही इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब ये दो गुणों को भी अपन देखते हैं, तीनों गुणों को, जैसे तो आयत के सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए आयत एक वर्ग नहीं लेकिन वर्ग एक आयत हो सकता है। फिर समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। अब देखो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके साथ ही वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये देखो इसके अंदर ये एक अधिक कोण यहाँ पर मिल रहा है, इसको अगर इस तरीके से अपन बढ़ाए तो ये 90 से ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो समचतुर्भुज के चारों कोण समकोण नहीं होने के कारण ये एक वर्ग नहीं है। आगे है वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज वर्ग होता है। ये वर्ग की आकृति दे रखी है, इसके जो मध्य बिंदु है भुजाओं के मध्य बिंदु अपन लेते हैं और इनको क्रमागत मिला देते हैं इन काली रेखाओं के द्वारा, जैसे मैंने यहाँ पर इनको मिला रखा है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक वर्ग की आकृति ही प्राप्त होती है, यानी कि वर्ग के अंदर वर्ग की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त हो रही है वो एक वर्ग ही है। अब आगे देखिए अपना जो अंतिम चतुर्भुज है एक, उसको विशेष नाम दिया गया है काइट, यानी कि पतंग। चतुर्भुज है ये, जैसे मैंने यहां पर आकृति बना रखी है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है इसलिए ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में आसन भुजाओं के 2 युग्म बराबर है तो यह पतंग कहलाता है, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए हमने अब तक समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, ये 5 आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये पांचों ही 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होने के साथ साथ देखो इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन पांचों आकृतियों के जो कम से कम एक युग्म है भुजाओं का वह समांतर है, कम से कम भुजाओं का एक युग्म समांतर है। लेकिन ये जो पतंग की आकृति है जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इसमें से कोई सी भी भुजा का युग्म समांतर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज ही नहीं, न तो समलंब चतुर्भुज है, न समांतर है, न समचतुर्भुज है, न आयत है और न ही वर्ग है, लेकिन ये एक चतुर्भुज है जिसकी एक विशेषता क्या है कि इसकी आसन भुजाओं का जो युग्म है वह बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अलग रंग से मैंने बना रखी है दोनों आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाओं का मतलब है 2 रेखाखंड होते हैं जिनका एक ही शीर्ष होता है, जो एक शीर्ष पर मिलती है तो ये आसन भुजाएं कहलाती है। तो ये एक आसन भुजाओं का युग्म तो ये रहा और दूसरा आसन भुजाओं का युग्म ये रहा। तो इन 2 आसन भुजाओं के युग्म से ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति प्राप्त हो रही है, पतंग की तरह नजर आ रही है, इस वजह से इसको पतंग कहते हैं। तो पतंग के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट रहेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।